अब जो अगला टॉपिक हमें करना है बच्चे, सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज में ही एक टॉपिक है बच्चे, वो है उदारवाद की आलोचना। जो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है, यानी जो सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत है बच्चे, वो कहीं ना कहीं उदारवाद की भी क्या करता है, आलोचना करता है। यथार्थवाद की भी आलोचना करता है। क्यों? क्योंकि यथार्थवाद में बच्चे राष्ट्रीय हितों को बहुत अधिक क्या करते हैं, बल देते हैं। ठीक है ना। उदारवादी जो है वो आर्थिक गतिविधियों पे बहुत हद से ज्यादा क्या करते हैं, बल देते हैं बच्चे। कहने का मतलब तुम बच्चे किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति तुमसे नाराज है तो तुम उस व्यक्ति को ना भौतिक चीज देकर, मेटेरियलिस्टिक चीज देकर थोड़े समय के लिए तुम खुश कर सकते हो बच्चे। बहुत समय के लिए तुमसे वो खुश नहीं हो सकता है। तो भौतिक चीजों से तो शांति का निर्माण होता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए होता है। ये सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज बोलती है बच्चे। आई बात समझ में? सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज क्या बोलेगी? सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज ये बोलती है कि जो उदारवाद है वो आर्थिक गतिविधियों पे बहुत अधिक बल देता है। यानी कहने का मतलब भौतिकतावाद, जो उदारवाद है बच्चे, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से भौतिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति की ना बच्चे भौतिकवादी व्याख्या करता है। ये कभी पूछ लेगा तुम्हें कि जो उदारवादी दृष्टिकोण है बच्चे, वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या जो करते हैं उसके लिए आधार क्या है, तो वहां पे आधार जो होता है वो बहुत अधिक क्या हो जाता है, भौतिकतावाद हो जाता है। बहुत अधिक मेटेरियलिस्टिक्स होते हैं। जैसे पहला पॉइंट पढ़ो, उदारवादी वस्तु के आदान प्रदान व आर्थिक विकास के द्वारा शांति को स्थापित करने की बात करते हैं। उदारवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति की भौतिकवादी व्याख्या करते हैं, जहां व्यापार वाणिज्य बढ़ाने से विकास व विकास से शांति की बात करते हैं। मानव विचारों को भौतिक तत्वों से विचारों को नहीं बदला जा सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो उदारवादी होते हैं बच्चे, वो ज्यादातर किस पे बल देते हैं, आर्थिक गतिविधियों पे। उदारवादियों को लगता है कि जितनी भी जो भी संघर्ष है बच्चे, उस संघर्ष को अगर हल करना है तो हमें आर्थिक विकास पर क्या करना चाहिए, ज्यादा बल देना चाहिए। और आर्थिक विकास पर ज्यादा अगर बल देंगे तो संघर्ष जैसी चीजें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। संघर्ष समाप्त नहीं होता है बच्चों। किसी देश के साथ आपका झगड़ा है, उसके साथ आप कॉमर्स, जैसे भारत और चीन के बीच में बच्चे, इसी को एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल, भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है ना। क्या हम उस सीमा जो है बच्चे, वो एक भौतिक वस्तु हुई। सीमा जो है भौतिक वस्तु है ना, ये मेरी सीमा, वो दिखती है मुझे, ये मेरी जमीन है, बोलते हैं ना, भौतिक चीज है। तो क्या जो सीमा जो जैसे जो विवाद हैं बच्चे, जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा जैसे विवाद थे, क्या भारत और चीन के बीच में जब व्यापार बढ़ा तो क्या भारत और चीन के सीमा विवाद क्या हो गए, समाप्त हो गए? क्या हो गए, रुक गए और फिर वो शुरू हो गए। तो कहने का मतलब यही है बच्चे कि जो उदारवादी हैं बच्चे, वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या किसके आधार पे करते हैं, भौतिकवादी व्याख्या करते हैं। उनको लगता है कि व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाएंगे बच्चे तो उससे क्या होता है, विकास होता है। और जैसे ही विकास होगा तो विकास से क्या होगी, शांति की स्थापना होगी, शांति की स्थापना हो जाएगी। लेकिन शांति की स्थापना विकास से नहीं होती है बच्चे। शांति स्थापित तभी होगा बच्चे जब तुम किसी के विचारों को क्या कर पाओ, संतुष्ट कर पाओ। ठीक है ना। विचार जो है बच्चे वो संतुष्ट होने चाहिए। तुम उस व्यक्ति को कितना भी पैसा दे दो, कितना भी धन दे दो, कितना भी वस्तु दे दो, लेकिन अगर उसके विचार एकदम अलग हैं बच्चे, यानी कहने का मतलब उसके विचार एकदम सत्य हैं, तो तुम्हारी भौतिक चीजों को तो कभी भी महत्व देगा ही नहीं। आई बात समझ में? तो उदारवादियों को यह लगता है बच्चे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष जैसी चीजों को हल करने के लिए हमें व्यापार और वाणिज्य पर क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए। हाँ, व्यापार और वाणिज्य से विकास होता है, लेकिन समस्याएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती हैं, समस्याएं बनी रहती हैं। और उस समस्याओं को अगर हल करना है तो मानव विचारों को हमें क्या करना चाहिए, भौतिक विचारों से ज्यादा महत्व देना चाहिए। बातचीत कराइए, तब जाकर वो समस्या का समाधान निकलेगा। अभी भारत और चीन के बीच में जो गलवान वैली है बच्चे, जहां विवाद चल रहा है, उसके लिए विचार हुए या फिर ये बोला गया कि भारत और चीन के बीच में ट्रेड बढ़ा दिया जाए? क्योंकि ये पता था कि ट्रेड बढ़ाने से
जो अतिक्रमण चीन के द्वारा किया जा रहा है वो रुकेगा नहीं। तो अगर इस अतिक्रमण को रोकना है तो फिर क्या होना चाहिए, मानव विचारों को क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। तो उस तरह के विचारों को लेकर जाएं और उसे क्या करें, आप बातचीत करें और उस तरह की समस्या को क्या करें, हल करें। तो विचारों के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है बच्चे, ठीक है ना, कूटनीतिक तरीके में। हाँ हाँ ठीक है, मतलब मानव के बीच किसी भी जैसे अब राजकमल के विचार मान लेते हैं कि ना मेरे लिए राजकमल के विचार एकदम नकारात्मक हैं, तो मैं चाहता हूं ना कि राजकमल मुझे गालियां ना दिया करे, मेरे बारे में नकारात्मक ना बोले, तो मैं राजकमल को क्या करूंगा ना, कुछ तोहफा दे दूं, गिफ्ट दे दूं। लेकिन राजकमल जो है वो पूरी तरह से एक ईमानदार व्यक्ति है, वो कहा कि नहीं तुम गलत हो, मैं तो तुम्हारी आलोचना करूंगा। तो क्या मैंने भौतिक चीजों से उसकी आवाज को दबा पाया? नहीं। तो भौतिक तत्वों से किसी के विचार को आप नहीं बदल सकते हो, तो किसी के विचार को बदलने के लिए विचार की ही आवश्यकता पड़ती है। आई बात समझ में? अगर चीन के इस जैसे साम्यवादियों को कैसे बढ़ावा देते होंगे, मतलब नहीं जैसे साम्यवादी जो देश होते हैं बच्चे ना, वहां पर भी व्यापार और वाणिज्य होता है, ठीक है, लेकिन वहां पे समाज में जो विकास की जो बात होती है वो वहां पे ये होती है कि राज्य के द्वारा विकास किया जाएगा, और राज्य भी किसी न किसी देश से क्या करता है, मदद लेता है। तो वो चीजें, मतलब अब साम्यवादी विचार जो है बच्चे, उसको बताना है कि वो एक सही विचार है, तो उसके लिए आपको विचार की जरूरत पड़ेगी। भौतिक तत्वों से आप उसको सही नहीं कर सकते हैं बच्चे। तो किसी के विचार को अगर बदलना है बच्चे, तो विचारों से ही बदला जा सकता है आपको। जैसे कोई बच्चे ने गलत रास्ते को अपना लिया, तो क्या उसे सही रास्ते पर लाने के लिए आप वस्तु अगर उसे दे देंगे तो क्या वो सही रास्ते पर आ जाएगा? संभावना तो होती है कि आ जाएगा, लेकिन 100% आ जाएगा, ये बड़ा दिक्कत है बच्चे। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसके विचारों को परिवर्तित करना पड़ेगा कि भाई इन तरह के लोगों को तुम्हें इन लोगों के साथ तुम्हें नहीं रहना चाहिए। जैसे संजू मूवी है ना, अब संजय दत्त ड्रग्स लेता था, उसने हर प्रकार के ड्रग्स लिए, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया कि मुझे ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, तब जाकर उसने ड्रग्स छोड़ा बच्चे। भौतिक चीजों की वजह से ये नहीं था, क्योंकि वो गया हैबिटेट सेंटर में गया, रखा गया, इलाज हुआ, लेकिन अगर वो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत नहीं करता, अपने विचारों को मजबूत नहीं करता, तो दोबारा उसी रास्ते पर क्या हो जाता, चला जाता बच्चे। तो विचार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ये सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज बोलती है बच्चे। भौतिक चीजों से तुम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, तुम्हें विचारों की आवश्यकता पड़ेगी। आई बात समझ में? कि घर में तुमसे लोग नाराज हैं, तुम्हारे हाव भाव से नाराज हैं, तुम्हारे व्यवहार से नाराज हैं, तो तुम्हें उन समस्याओं को विचारों के द्वारा हल करना पड़ेगा। या तो तुम अपने विचार उनके जैसे कर लो, या उनके विचारों को अपने जैसे कर लो, समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम भौतिक वस्तु दे दोगे ना, एक दिन बस घर में शांति रहेगी, वो अगले दिन फिर क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी बच्चे। तो इसीलिए समस्याओं का समाधान विचारों के द्वारा होना चाहिए, ये सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज बोलती है बच्चे। क्यों? क्योंकि बोलती है कि सारी चीजें मानव ने ही निर्मित किया है, मानव के विचारों से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं, मानव के विचार ही संघर्ष को पैदा करते हैं, तो मानव ही उन चीजों को क्या करेगा बच्चे, हल करेगा बच्चे। आई बात समझ में? इसलिए उदारवादी, हाँ, भौतिक जो वस्तु है वो कहीं ना कहीं विचार, तो वही तो बात है कि विचार पहले आया या वस्तु पहले आई। अब कुछ कहेंगे कि भौतिक वस्तु पहले आई होगी, आदर्शवादी तो ये बोलते हैं कि विचार पहले है। हाँ, यही डिबेट तो आज भी है बच्चे, यही पोल साइंस में आज भी डिबेट है बच्चे। कुछ लोग विचार को आधार बनाकर पूरी व्याख्या कर देते हैं कि विचार आया होगा तब भौतिक वस्तुएं बनी होंगी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, भौतिक वस्तुएं आती हैं उसके बाद से कोई हमारा विचार सेट होता है बच्चे। मैंने बोला बच्चे कि कुछ लोगों के दिमाग में विचार आता है, ठीक है, उसके बाद से भौतिक चीजों का निर्माण होता है। आई बात समझ में? कि मेरे दिमाग में एक विचार है कि मुझे कपड़े साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन बनानी चाहिए, ठीक है, ये चीज एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है बच्चे कि मेरे कपड़े साफ नहीं हो रहे हैं, तो कपड़ा एक भौतिक वस्तु है बच्चे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, एक मशीन बनाना चाहिए।
आई बात समझ। तो कुछ लोग विचारों को आधार बनाकर व्याख्या करते हैं, कुछ लोग जैसे अब कार्ल मार्क्स था बच्चे, तो उसने जो इतने भी विचार दिए थे वो भौतिक चीजों के आधार पे उसने अपनी व्याख्या करनी शुरू की। प्लेटो अरस्तु ने पहले विचार दिया, उसने कहा कि ऐसा हमें आदर्श राज्य का निर्माण करना है बच्चे। आई बात समझ में। तो ये डिबेट आज भी है, जैसे अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आया, इसका जवाब नहीं है बच्चे। तो पोल साइंस में कुछ लोग बोलते हैं कि विचार पहले आया है, भौतिक चीजें बाद में आती हैं, ठीक है ना। कुछ बोलते हैं कि नहीं, भौतिक चीजें पहले हैं, विचार बाद में आया। तो अलग अलग होता है। कुछ लोगों के दिमाग में विचार आता है बच्चे। वैसे तो अभी भी हम लोगों का जो विचार सेट होता है ना, वो किसी चीज को देखने के बाद एक हम लोग अपना क्या करते हैं, विचार बनाते हैं। वैसे तो जैसे तुम्हारा किसी वस्तु को लेकर अगर कोई विचार है, तो जब तुम उस चीज को देखती हो, उस चीज को महसूस करती हो, और जब तुम फील करती हो ना, तब उसके प्रति कहीं तुम्हारे विचार बनते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है, इंपिरिकल मेथड में यही होता है बच्चे, ठीक है ना। जैसे मैंने कोई खाने, कोल्ड ड्रिंक मैंने पिया, कोक पिया, ठीक है, पेप्सी पिया, तो उसके बाद से पीने के बाद मेरा एक विचार बनाना कि कोल्ड ड्रिंक में कोक अच्छा है, पेप्सी उतनी बढ़िया नहीं है। अब जो नहीं पिया होगा वो कहेगा कि नहीं, दो सारे ही सही होंगे। आई बात समझ में बच्चे। तो थोड़ा सा क्या होता है कि जो वैज्ञानिक हैं बच्चे, जो वैज्ञानिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं, वो तो भौतिक चीजों को पहले रखते हैं, प्रायर रखते हैं। उनके लिए प्राथमिक भौतिक हो जाता है, और विचार जो है बच्चे द्वितीयक होता है। आई बात समझ में बच्चे, आई बात समझ में सबको। तो ये एक डिबेट चल रहा है, उसको लेकर भागना नहीं होता है, बस अपनी बात को तुम वहां पे कैसे रखोगे, तो वही चीजें हैं। तो कहने का मतलब, हम भौतिक चीजों से लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होंगे ना बच्चे, जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आई बात समझे। जैसे बाबा उबा लोग हैं, बाबा उबा लोग होते हैं ना, जहाँ प्रवचन लोग सुनने के लिए जाते हैं, तो क्या कोई वस्तु देता है क्या, वहां प्रवचन सुनने जाते हैं लोग। लेकिन कहीं ना कहीं उसके विचार जो है बच्चे, वो इतने प्रभावित करते हैं कि जो भक्त होते हैं वो जीने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब, भौतिक चीजें बहुत अधिक संतुष्टि नहीं दे सकती। हाँ, ये बोल सकते हो कि भौतिक चीजों से समस्याएं नियंत्रित हो जाती हैं। आई बात समझ में। बैलेंस जब आप देना होता है कहीं भी, हाँ हाँ, वो चीज होती है। तो जो विचार होता है, वो एक विचार क्या कहता है, एक विचार यही कहता है, तुम इतना काम क्यों करते हो। तुम्हें रहने के लिए एक घर चाहिए, आने जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए, 2-3 टाइम खाने के लिए खाना चाहिए, 3-4 कपड़े चाहिए, और उसके लिए तुम 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे हो। तो एक विचार तुमने डाला, पागल हो रखे हो। तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि तुम अपने परिवार को समय दे सको, अपने बच्चों को समय दे सको, खुद को समय दे सको, अपने दोस्तों को समय दे सको। तो कुछ लोगों को विचार बड़ा प्रभावित करता है, और वो कहते हैं नहीं नहीं भाई, मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है, मुझे नहीं पैसे के पीछे भागना है। क्योंकि अगर बहुत तुम भौतिक होगे ना बच्चे, बहुत अधिक मेटेरियलिस्टिक होगे, तो बाकी के जो संबंध है ना तुम्हारे, क्या हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं। ये मार्क्स भी बोलता है, यही साम्यवादी भी बोलते हैं कि भौतिकता के पीछे भागने का मतलब ये है, शांति नहीं आती है बच्चे। आई बात समझ में। अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, तुम्हारे पास जिस दिन पैसा आना लगेगा ना, तो ये नहीं कि तुम्हारी तकलीफ समाप्त हो गई, तुम्हारी तकलीफ और बढ़ेगी, यार और क्यों नहीं मेरे पास पैसा आ रहा है। आई बात समझ में। तो शांति जो है वो रही नहीं गई, थोड़े समय के लिए शांति आई, फिर वो किस में परिवर्तित हो गई, अशांति में। लेकिन अगर तुम्हें कोई अच्छे विचार दे, अच्छा ज्ञान दे, तुम्हारा अच्छा एक वैचारिक सूचना दे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे विचार क्या हो सकते हैं बच्चे, बेहतर हो सकते हैं। तो समझ में आया कि उदारवादियों को सामाजिक रचनात्मकार सिद्धांत जो है, सिद्धांतकार हैं बच्चे, वो क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि किसी भी समस्या का हल करना है ना, व्यापार, वाणिज्य, विकास, अरे इन चीजों से नहीं हल होती हैं समस्याएं। उनके लिए कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और क्या करनी पड़ेंगी भाई, विचारों में परिवर्तन लाइए, उनको विचारों से क्या करिए, संतुष्ट करिए बच्चे, ठीक है। और पूरे विश्व में परिवर्तन बच्चे, जो अगले पेज पे आओगे जहां पे लिखा गया, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विचार एवं मूल्य ज्यादा हैं, और विश्व का परिवर्तन विचार से संभव है, भौतिक और आर्थिक रूप से नहीं। तो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज ने यही बोला कि अगर हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में
परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन सिर्फ आइडिया से आ सकता है और वैल्यू से आ सकता है। इकोनॉमिकल और मेटेरियलिस्टिक चीजों से तो परिवर्तन आएगा ही नहीं, समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। अगर दुनिया में संघर्ष है बच्चे, तो उस संघर्ष के पीछे कारण विचार है। विचारों की वजह से ही संघर्ष पैदा होता है बच्चे, और नए विचारों की वजह से क्या होता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का निर्माण होता है। जैसे पति और पत्नी एक समाज है बच्चे, ये देखो इनको कैसे तुम जोड़ के, एक समाज है, परिवार एक समाज हुआ, छोटा सा समाज हुआ, एक स्मॉल समाज हुआ। उस परिवार में कौन रहते हैं, पति पत्नी बच्चे, ये रहते हैं। क्या अगर सभी के विचार एक जैसे हैं तो क्या उस समाज में, उस छोटे से परिवार वाले समाज में झगड़ा होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर पत्नी के विचार अलग हैं, पति के विचार अलग हैं, तो फिर क्या होगा, दोनों में संघर्ष होगा। पति जो है वो बहुत मेटेरियलिस्टिक है, पत्नी जो है वो बहुत आध्यात्मिक है, मतलब जितना है उतने में खुश है। लेकिन पति जो है उसे बहुत सारी चीजों को चाहिए, तो पति क्या होगा, परिवार को छोड़कर बहुत सारी चीजों को एकत्र करने में क्या हो गया, लग गया। तो क्या पत्नी जो है और पति जो है उनके बीच में संघर्ष होगा या नहीं होगा? होगा। तो कहने का मतलब संघर्ष किस वजह से हुआ, विचारों की वजह से हुआ। तो अगर इस संघर्ष को समाप्त करना पड़ेगा तो जो पति है उस पति को भी अपनी पत्नी के विचारों से अपने विचार को मिलाकर क्या होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा बच्चे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जैसे ही मेरे विचार बहुत अलग थे, लेकिन अब मैं अपने विचार अपनी पत्नी के विचारों से क्या कर रहा हूं, मैच कराकर लेकर चल रहा हूं, तो अपने आप नया विचार आया या नहीं आया? पहले के विचार पुराने थे, अब मेरे विचार एकदम मेरे पत्नी के विचारों के जैसे हो गए। क्या संघर्ष होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। सेम इसी चीज को उठा के ना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में डाल दो। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन थोड़े थोड़े सभी अपने विचारों में अगर परिवर्तन ला दे बच्चे, तो क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संघर्ष जैसी चीजें समाप्त हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? संघर्ष खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति जो है वो अपने विचारों में परिवर्तन लाएगा? नहीं, क्योंकि आदमी जो होता है बच्चे वो बहुत इगोइस्टिक होता है, अहमवादी होता है। आई बात समझ में? जो व्यक्ति होता है वो बहुत अहमवादी होता है। जैसे अगर कोई बहुत लड़की है, कोई गर्ल है, अगर वो बहुत पढ़ी लिखी है, तो वो अपने विचारों को इस प्रकार से प्रेजेंट करेगी कि मेरे ही विचार सही हैं और तुम्हारे विचार क्या हैं, गलत हैं। जैसे हमारे पैट्रियाटिक सोसाइटी में क्या होता है, जो पूरा मर्द समाज है, जो पुरुष समाज है बच्चे, वो अपने विचारों को इस प्रकार से रखता है कि महिलाओं को तो कुछ आता जाता ही नहीं। तो विचारों में अंतर, इसीलिए महिला और पुरुष के बीच में क्या है बच्चे, संघर्ष है। अगर दोनों अपने विचारों को क्या कर लें, एक रास्ते पर ला दें, तो अपने आप संघर्ष जैसी चीजों का क्या हो सकता है, समाधान हो सकता है। तो नए विचारों के द्वारा हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को क्या कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है बच्चे। अब देखो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज ने जो अपनी थ्योरीज दी थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बच्चे, उन्होंने वो थ्योरी कहां से निकाली, समाज से एक्सपीरियंस किया। उन्हें दिखा होगा पति पत्नी वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया बच्चे। और विचार अलग होंगे, क्यों अलग होंगे बच्चे? क्यों? क्योंकि प्राकृतिक आधार पे हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या है, अलग है। ये तुम्हें पता है। नेचुरल डिफरेंसेस तो हम सभी में है ही, नेचुरल डिफरेंसेस हम सभी में है बच्चे, नेचुरल डिफरेंसेस हम सभी में है, ठीक है ना। लेकिन अगर बौद्धिकता के आधार पे जाया जाए, और बौद्धिकता के आधार पे मैं ये बोलूं कि महिलाएं जो हैं वो बौद्धिक आधार पे पुरुषों से कमजोर हैं, तो मेरी बात गलत है बच्चे। बौद्धिक आधार पे महिलाएं न तो पुरुषों से कमजोर है, न पुरुष महिलाओं से कमजोर है। बस अवसर की बात है बच्चे। अगर महिलाओं को अवसर मिलेगा तो उनका भी बुद्धि का विकास उतना ही हो पाएगा जितना पुरुष का हो पाता। पुरुष का बुद्धि विकास देश दुनिया के बारे में इसलिए उसको इतनी समझ होती है कि वो बहुत समाज से बाहर निकलकर घूमता है। हमने लड़कियों को क्या कर दिया, घर के अंदर बंद कर दिया, तो वो उनको अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ कि वो अपने बुद्धि का क्या कर सके, उतना विकास कर सके। तो आप क्या कर जाते हैं, उसके ऊपर एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं बच्चे। आई बात समझ में? तो हम जर्नलिस्ट हमें क्या करना होता है कि जो विचार हैं बच्चे, उन विचारों में हमें एक प्रकार से परिवर्तन लाकर चीजों को हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, भौतिक चीजें से। हाँ हाँ होगा। हाँ 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 हाँ
तो वहां पे होगा। तो कहने का मतलब तुम क्या करोगे, उस विचार, जो व्यक्ति गलत बोल रहा है उसको तुम सही करने की कोशिश करो, तो तुम एक नए विचार दोगे तर्क के माध्यम। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उस झगड़े के लिए विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ रही है। यही तो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज बोल रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा विचार विमर्श को क्या करें, बढ़ावा दें, संघर्ष तो अपने आप कम हो जाएगा। आई बात समझ में। तुम्हारा दोस्त गलत बोल रहा है लेकिन उसको लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता है कि ये गलत बोल रहा है, तो तुम उसके तर्क दो और उसके विचारों को क्या करो, गलत साबित कर दो। और गलत साबित कर कर उससे बोलो कि जो मैं बोल रहा हूं उस पर तुम भी सोचो, और फिर इसके बाद अपनी सहमति दो, थोपो मत। तो अपने आप उसको लगेगा, रियलाइज होगा कि नहीं यार, मैंने जो बोला है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या है, गलत है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, नहीं इसकी बात को यही तो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं बच्चे। लोकतंत्र में होता ही क्या है, सभी को अपने विचार रखने की आजादी होती है। सब अपने विचार रखिए, उसमें से जो विचार अच्छा लगेगा बच्चे, उस विचार को हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, और उस पर पूरा एक विचार विमर्श करिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का निर्णय हो, एक व्यक्ति का निर्णय जो होता है वो बहुत बड़ी समस्या कर देता है। एक घर जो है बच्चे, एक घर, एक परिवार है जहाँ पति और पत्नी दोनों मिलकर निर्णय ले रहे हैं, वो घर ज्यादा ही संतुलित रहता है, ज्यादा ही बैलेंस रहता है और ज्यादा ही शांति रहती है। लेकिन एक ऐसा घर है जहाँ पे एक निर्णय लेने वाला है बच्चे, और एक अपना निर्णय डिक्टेटर के तरह से ले रहा है, वो अपने परिवार में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं अपना रहा है। अरे लोकतंत्र जो है ना बच्चे, वो एक लाइफ स्टाइल है, उसको अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। आई बात समझ में। लोकतंत्र को सिर्फ देश तक मत देखो, लोकतंत्र को तुम अपने जीवन में भी अपनाओ। सभी को मौका दो बोलने का, सभी के विचारों को तुम काटो, ठीक है, ये तुम्हारा भी अधिकार है, उसका भी अधिकार है, और फिर उसके बाद से किसी सही निर्णय पे पहुंचो। यही तो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज बोलती है कि समस्या का समाधान भौतिक चीजों से नहीं हो सकता है बच्चे, ठीक है ना। मैं अपनी पत्नी को ना गिफ्ट देकर बहुत हैप्पी नहीं रख सकता हूँ, खुश रख सकता हूँ, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बात, मेरी विचार जो है उसे ज्यादा खुश कर सकते हैं बच्चे। एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। मेटेरियलिस्टिक चीजें लोगों को बहुत हैप्पीनेस नहीं देती है। आई बात समझ में, ठीक है ना। ये चीजें क्लियर करना होता है बच्चे। इसीलिए तुम आओगे तो इनका मानना है कि सामाजिक विश्व विचारों के द्वारा निर्मित है। तो जो समाज है बच्चे, वो एक प्रकार का क्या है, विचार है, बस ये मानना है। और सामाजिक विश्व सौर मंडल की भांति बिल्कुल नहीं है जिसमें परिवर्तन संभव न हो। सौर मंडल में परिवर्तन नहीं होगा बच्चे। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, यही होगा ना सौर मंडल में। चंद्रमा क्या करेगा, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, यही हो सकता है ना, उसमें नहीं कोई परिवर्तन होगा। लेकिन समाज में क्या होता है, परिवर्तन आता है, और समाज में जो परिवर्तन आता है बच्चे, वो विचारों से आता है बच्चे। तो इसलिए अगर समाज में हम परिवर्तन विचारों से ला सकते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो संघर्ष है, क्या उसको विचारों से सही नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। आई वैसा भाई, एकदम सारी चीजें फिक्स थोड़ी है कि नहीं किया जा सकता। हाँ, पृथ्वी को हम उल्टा तो नहीं चला सकते ना बच्चे, वो तो जो अब फिक्स है, वो तो भौतिक चीजें हैं। सौरमंडल तो उसी नियम पे चलेगा जो उसके लिए प्रकृति ने तय किए हैं। लेकिन समाज जो है वो प्रकृति के नियम से थोड़ी चलता है। समाज में जो लोग हैं वो अपने अनुसार क्या करते हैं, उस समाज को चला। तो समाज एक विचार है बच्चे। आई बात समझ में। क्या बोलना है कि समाज एक विचार है, राज्य एक विचार है बच्चे, राष्ट्र एक विचार है। आई बात समझ में। राष्ट्र में बोलूं कि दिखाओ राष्ट्र कहाँ पे है, तो तुम कहोगे कहाँ आप दिखा, ये तो भावना है, तो विचार है ये बच्चा कि हम भारत राष्ट्र में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। भारत अपने आप में एक विचार है बच्चे, ठीक है। भारत जो बनता है वो राज्यों से बनता है, तो राज्य जो है बच्चे उसका एक भौगोलिक क्षेत्र आ जाता है, इस वजह से वो कहीं वास्तविक हो जाता है बच्चे। सरकार एक क्या है, भौतिक रूप में तुम्हें दिखेगी, अच्छा सेंटर में ये गवर्नमेंट है, राज्यों में ये क्या है, गवर्नमेंट है बच्चे। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। रटना नहीं है, ये रटना नहीं होता बच्चे। इंटरनेशनल रिलेशन, पोल साइंस में हम लोगों को मैक्सिमम चीजें रटनी नहीं है, थ्योरी तो एकदम ही नहीं रटनी है। अगर पूरी थ्योरी ध्यान से पढ़ोगे और उसको अपनी पर्सनल लाइफ और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से बस तुम जोड़ लो, वो तुम्हें याद ही रहेगा, भूलेगा है ही नहीं एकदम, ठीक है। अब उदारवाद, 2 ही 3 तो सिद्धांत ही महत्वपूर्ण है, उदारवादी, आदर्शवादी सिद्धांत, यथार्थवाद, बस बात खत्म। वही घूम फिर रहे हैं,
वही तो सिद्धांत चल रहा है ना। उदारवादी ही तो बच्चे, जो उन्होंने बोला कि राज्य जो मानव निर्मित संस्था है, वो कौन लोग थे? उदारवादी ही तो थे। राज्य किसने निर्मित, राज्य जो है वो मानव निर्मित संस्था है। आई बात समझ में? ये हम बोलते हैं ना, राज्य जो है मानव निर्मित संस्था है, तो राज्य का निर्माण किसने किया? मानव ने। तो जो निर्माण करता है उसका महत्व होता है ना बच्चे। जैसे एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग को जिसने पेंटिंग बनाया वो महत्वपूर्ण है, या जो पेंटिंग है वो महत्वपूर्ण है? तो उसका जवाब होता है जिसने बनाया वो महत्वपूर्ण। तो राज्य को अगर व्यक्ति ने बनाया है तो राज्य में किसका महत्व होगा? व्यक्ति का महत्व होगा। तो व्यक्तिवाद ही तो उदारवाद है बच्चे। कान बस उल्टा घुमा के पकड़ लेना है, सीधा सीधा कान नहीं पकड़ना है। आई बस समझ में? यही चीजें सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज थी बच्चे। और नीचे आओगे तो अलेक्जेंडर वेंड, अब और तुम्हें क्लियर होगा। अलेक्जेंडर वेंड ने 1992 में अपनी रचना एनार्की व्हाट स्टेट मेक आउट ऑफ इट में रचनावाद का, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का उन्होंने क्या किया था? सिद्धांत दिया था बच्चे। एनार्की व्हाट स्टेट मेक आउट ऑफ इट में उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या किया था? कंसेप्ट दिया था। और जब उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सामाजिक रचनावाद का जो सिद्धांत था बच्चे, वो सिद्धांत कब आया था? शीत युद्ध के समाप्ति के बाद। शीत युद्ध समाप्त हो गया था 1989 में। बर्लिन की दीवार जैसे ही गिरी, सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया, तो अपने आप क्या हो गया? शीत युद्ध की समाप्ति हुई। क्या किसी विचारक ने ये बोला था? ध्यान से सुनना मैं क्या बोला। क्या किसी विचारक ने 1989 से पहले ये बोला था कि शीत युद्ध बर्लिन दीवार के गिरते ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी? इसका जवाब मिलेगा नहीं। किसी विचारक ने बोला ही नहीं कि जो शीत युद्ध की जो समाप्ति होगी वो बर्लिन दीवार के गिरने के साथ ही हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जितने सिद्धांत अपने आप को वैज्ञानिक बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ बोलते हैं, वो सारे सिद्धांत क्या हो गए? गलत हो गए। अगर वो सारे सिद्धांत वैज्ञानिक हैं, वस्तुनिष्ठ हैं, तो उनको तो समय से पहले घोषणा कर देनी चाहिए थी कि इस दिन शीत युद्ध क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन सारे दृष्टिकोण ने घोषणा कर ही नहीं पाए थे बच्चे। इसी आधार पर अलेक्जेंडर वेंड क्या करते हैं? नियो रियलिज्म के क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। आई बात समझ में? अगर कोई सिद्धांत वैज्ञानिक है बच्चे, कोई सिद्धांत एकदम वैज्ञानिक प्रिंसिपल पर है, तो विज्ञान में क्या होती है खूबी? भविष्यवाणी करने की होती है ना, भविष्यवाणी करने। और उसका अंतर क्या होना? तो फिर तो जितने सिद्धांत पहले थे रचनात्मक सिद्धांत से पहले, उन्हें तो ये घोषणा कर देनी चाहिए थी। अपने आप को इतने वैज्ञानिक बोल रहे थे सिद्धांत, उन्हें ये घोषणा कर देनी चाहिए थी कि शीत युद्ध तो समाप्त होगा। लेकिन वो क्या कर पाए? घोषणा ही नहीं कर पाए। तो क्या हमें उन सिद्धांतों को वैज्ञानिक सिद्धांत मानना चाहिए? नहीं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत के अनुसार तो नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ परिस्थितियों का हमें वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना चाहिए, और कुछ परिस्थितियों को थोड़ा सा क्या करना चाहिए? वैज्ञानिक तरीकों से हट कर क्या करना चाहिए बच्चे? अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि सामाजिक जो विषय होते हैं बच्चे, समाज से संबंधित जो विषय होते हैं, उन सभी विषयों का अध्ययन तुम वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर सकते हो। कुछ चीजों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होता है, और कुछ चीजों का तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अलग तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो अब ये भी समझ में आ गया होगा बच्चे कि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ व्याख्या संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अगर संभव है भाई, तब तो आप लोगों को घोषणा करनी ही चाहिए थी कि शीत युद्ध की समाप्ति इस दिन हो जाएगी। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति नहीं हुई। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक बच्चे? यही सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरीज थी बच्चे। सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत अलेक्जेंडर वेंड ने दिया है, और मेरे को नहीं लगता है कि तुम्हें रटने की आवश्यकता है बच्चे। अगर 2-3 बार रीड कर लोगे सारी थ्योरी, जहां तक मैं बोल रहा हूं कि अगर रीड कर लोगे, अगर अजर्सन रीजन के भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो तुम्हें बस प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन की, और आसानी से एक प्रकार से क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं बच्चे। आई बस समझ में? अब एक चीज है